गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, नमस्कार जी, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जल्दी से जल्दी, जिससे कि हम अपने सेशन की शुरुआत कर पाएँ बच्चे। जल्दी से जल्दी आ जाइए लाइव। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, ठीक हो, फर्स्ट क्लास हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सभी बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी मुझे ये बताइए कि क्या आप सभी जो हैं, आप सभी ने हिस्ट्री के जितने भी अभी तक जो हमने सेशंस लगाए हैं संकल्प सीरीज़ के अंदर, आप लोगों ने वो कंप्लीट कर लिए? मीन्स कि आप सभी ने वो क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए? आपने अपने अंदर कितना इम्प्रूवमेंट जो है वो फील किया है? आप लोगों के अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया है? मुझे ये भी बताइए कि आप लोग कितना अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं कि अगर हमारे सामने हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक होता है ना कि हमारे दिमाग में एक डर होता है कि यार हिस्ट्री जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं उसको समझ नहीं पाता या फिर मुझे वो याद नहीं रह पाती। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि जब से हम लोगों ने हिस्ट्री करनी शुरू की है तो आप लोग जो है कितना आप लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, आप लोगों के अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया है, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हो तो आपके लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान और ईजी हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके भाई बंधु साथी संगी जो भी आपके कलीग्स हैं वो आप लोग जो हैं उन तक ये सेशन पहुंचाया जा सके और जो है उनको हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी मिल सके। क्लियर? उम्मीद करती हूँ कि अभी जो सैटरडे को हमने जो सेशन लगाया था 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्वतंत्रता का महासंग्राम, आप लोगों ने उस सेशन को देखा होगा। एक स्पेशल सेशन था जिसके अंदर आपको 1857 की क्रांति का टॉपिक करवाया गया था। हालांकि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन जितना भी करवाया गया था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अभी जो नेक्स्ट जो आपको जल्द ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है हमने कंप्लीट करना है और उससे रिलेटेड जो है आपकी क्लास है वो कब होने वाली है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन को हम उसी तरह से मज़ेदार बनाएंगे जैसे कि केबीसी का गेम खेला जाता है। तो चलिए आज का जो केबीसी का जो गेम है वो स्टार्ट होने वाला है। रूल रेगुलेशन आप सभी को पता है। क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको उन चारों ऑप्शंस में एक आंसर देना है। क्वेश्चंस मैंने पूछने हैं, जवाब आप सभी को देने हैं। क्लियर? बात समझ में? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूटर जी, स्मार्ट बोर्ड जी, जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ जाए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि मैम जो है वो कब क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है। द क्वेश्चन इज The precursor of the Indian National Congress was, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर दूत था या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व सूचक सी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ एंड इंडियन लीग। हाँ जी बताइए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 ने किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने, जो क्या था? एक सिविल सर्वेंट था, प्रशासनिक अधिकारी था, असैन्य अधिकारी था, कोई आर्मी से रिलेटेड नहीं था। क्लियर? हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? पूर्व सूचक मतलब कि पहले नाम क्या था? आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है, मुझे पता है। जल्दी से जल्दी बताइए। जैसे आप लोगों का नाम भी कुछ और होता होगा ना, आप लोग स्क्रीन पे नाम नजर आते हैं, तो वो जो नाम है आपके घर पे भी कोई और नाम बोला जाता होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले क्या था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ एंड इंडियन लीग। तो आप सभी बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? आप सभी को पता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एक संस्था है, एक पार्टी बनी थी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इंडियन एसोसिएशन भी एक पार्टी बनी थी, ये भी नहीं हो सकता। और इंडियन लीग भी एक पार्टी बनाई गई थी, ये भी
नहीं हो सकता। देखिए आप सभी को मैं बता दूं, ए ह्यूम ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी उसका नाम पहले क्या रखा था, इंडियन नेशनल यूनियन रखा था। क्या नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल यूनियन रखा था। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने, जो मतलब दादाजी हैं, उन्होंने नाम चेंज करके क्या रख दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। सीधा सा एग्जांपल देती हूँ, आप सभी देखिए घर में जो है हमारे नाम जो है, हमारे जो फादर है वो कुछ और रखते हैं, लेकिन हमारे जो दादाजी हैं, जो हमारे घर में बड़े हैं, उनको कई बार हमारा नाम पसंद नहीं आता, वो हमारा नाम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इनके जो फादर हैं कांग्रेस के, ए ओ ह्यूम, उन्होंने नाम क्या रखा था, भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था, लेकिन दादाजी को नाम ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने क्या रख दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या ये क्वेश्चन, क्या ये आंसर सही है? लॉक कर दें, पक्का लॉक कर दिया जाए। तो कंप्यूटर जी सी फॉर शुमंतर, इसको क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। एंड हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, इसी के साथ हम सभी को मिलती हैं ब्लेसिंग्स एंड दुआएं। क्लियर, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े पक्का? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नहीं था? इन्ना विचों केड़ा एक कट्टरपंथी नहीं सी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीम्स? बताइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि इसमें से कौन कट्टरपंथी नहीं था। कट्टरपंथी मतलब क्या होता है, गुस्से वाला। क्या होता है, गुस्से वाला। तो बताइए इसमें से कौन कट्टरपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह एंड गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि इसमें से कट्टरपंथी मतलब क्या होता है, गुस्से वाला, जो गुस्सा दिखाता है। ठीक है, और कट्टरपंथी वाले कहां से थे, रूरल एरिया से। और जो मध्यम वाले थे, जो लिबरलिज्म वाले थे, उदारवादी थे, वो कहां से, जो मॉडरेट वाले थे वो कहां से थे, हमारे अर्बन से थे। कहां से, अर्बन शहरों से थे। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया कट्टरपंथी, तो आप सभी को पता है कट्टरपंथी में कौन आता है, लाल, पाल, बाल एंड अरविंद घोष। और कौन आता है, अरविंद घोष। कौन आता है, अरविंद घोष। क्लियर, बात समझ में आई? लेकिन आप एक चीज देखिए, जरूरी नहीं होता कि लाल, पाल, बाल, अरविंद घोष ही कट्टरपंथी हैं। मदन लाल ढींगरा, हर वो व्यक्ति जो एक क्रांतिकारी था, हर एक व्यक्ति जो गुस्से वाला था, हर एक व्यक्ति जिसने हथियार उठाया था, हर एक वो व्यक्ति जिसने कोई ना कोई कांड किया था, मतलब कोई ना कोई घटना की थी, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, कट्टरपंथी कहलाता है। वो व्यक्ति जो हमेशा शांत रहा, जिसने कोई भी प्रपोजल के अलावा, भाषण के अलावा कोई भी अहिंसक कार्य नहीं किया, तो वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है मॉडरेट, मतलब कि मध्यम वर्ग, या लिबरलिज्म मतलब कि नरम स्वभाव वाला। कौन, नरम स्वभाव वाला। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक, आप सभी को पता है इसका आंसर। बाल गंगाधर तिलक क्या थे, उग्रवादी थे, कट्टरपंथी थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या पूछा गया, कट्टरपंथी नहीं थे, कट्टरपंथी नहीं थे, तो ये तो थे ही। ठीक है, नेक्स्ट मदन लाल ढींगरा, ये भी किसी क्रांति की, ये एक क्रांतिकारी थे जो एक हत्याकांड से जुड़े हुए थे, तो ये भी नहीं हो सकता। उधम सिंह, आप सभी को पता है जलियांवाला हत्याकांड, जिसके जो भारत के उस टाइम पे पंजाब का जो गवर्नर था माइकल और डायर, उसको इसने क्या किया था, मारा था। तो बचा कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या थे, एक उदारवादी थे। ये क्या थे, ये क्या थे, गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, उदारवादी थे, नरम स्वभाव वाले थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही ऑनलाइन, बिल्कुल सही, वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में, लॉक कर दे इस ऑप्शन को। हाँ जी कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर डी को जो है लॉक कर दिया जाए, पक्का ना, गलत तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए, वेरी गुड, बिल्कुल सही, हम बिल्कुल सही हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय द लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ। सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था, किस युद्ध में हराया था। हाँ जी, सिराजुद्दौला दी लड़ाई विच लॉर्ड क्लाइव द्वारा हार हुई सी, मतलब कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। बहुत इजी क्वेश्चन है,
आपके सामने है प्लासी, बक्सर, मुंगेर एंड बॉडी वॉश। प्लासी, बक्सर एंड मुंगेर एंड बॉडी वॉश। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आप सभी को पता है इसका आंसर, मुझे पता है सभी को पता है, क्योंकि सिराजुद्दौला और जो लॉर्ड क्लाइव था उनके बीच में एक ही युद्ध हुआ था। क्योंकि जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? मीर कासिम के बीच में हुआ था। मीर कासिम और मेजर हुक्टर मुनरो किसके बीच में हुआ था? मुनरो के बीच में हुआ था। क्लियर? बात समझ में आई? मुंगेर एंड बॉडी वॉश ये युद्ध दोनों ही अपने आप में अलग हैं। हमें यहाँ पर बंगाल से रिलेटेड बताने हैं। तो आप सभी को पता है कि जो प्लासी है 1757 में, प्लासी कहाँ पे है? भागीरथी। कौन सी नदी? गंगा नदी, जिसे हम भागीरथी नदी बोलते हैं। और कहाँ पे है? बंगाल में। कहाँ पे है? बंगाल में। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद। कहाँ पे है? मुर्शिदाबाद। क्लियर? बात समझ में आई? प्लासी कहाँ पे है? बंगाल के मुर्शिदाबाद। कौन सी जिली? भागीरथी नदी। प्लासी का बैटल कब हुआ था? 1757 में। और किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसने लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या कर दिया था? हरा दिया था। क्या कर दिया था? हरा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था। किसके बीच में? मीर कासिम एंड मुनरो के बीच में। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है तो इसको लॉक कर दूं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए को क्या हम लॉक कर सकते हैं? हाँ जी, कंप्यूटर जी, स्मार्ट बोर्ड जी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। मुझे पता है, मैं पूरे कॉन्फिडेंट हूं कि ये मेरा आंसर सही है। इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट? देखिए, हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, किताबी कीड़ा हमेशा अगर आप बनोगे, देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप सारा दिन पढ़ो, ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ा करो जब ऐसा लगे कि आज जो है मैंने ये टॉपिक हमेशा के लिए कंप्लीट कर देना है, मुझे बार बार जो है इसी टॉपिक को नहीं उठाना है। क्लियर? बात समझिए? मतलब मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई आप अगर पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, तो मेहनत करो, जितनी हो सकता है मेहनत करो, क्योंकि यही टाइम है हमारा कुछ बनने का। अगर एज निकल गई, समय निकल गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज। महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर एंड कपूरथला। हाँ जी, दसो इसका आंसर की होगा? अमृतसर, पटियाला, लाहौर एंड कपूरथला। पता है, मुझे सभी को पता है, मैं जानती हूँ इस बारे में। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है? ऑनलाइन जल्दी से जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य की 2 राजधानियां थी। क्या अमृतसर थी? महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी अमृतसर थी। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल। चलो कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर ए को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। पक्का लॉक कर दूं कि अभी रखूं? पक्का नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत हूं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत हूँ, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल अमृतसर तो थी, लेकिन एक लाहौर भी थी। तो मुझे याद आ रहा है कि जो अमृतसर थी वो कैसी थी? धार्मिक थी, क्योंकि अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है हमारा। लेकिन जो लाहौर थी वो इसकी क्या थी? राजनीतिक, मतलब कि शासकीय राजधानी थी। क्या थी? शासकीय, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन राजधानी थी। मतलब कि जितने भी प्रशासनिक सारे काम होते थे, जितने भी सारे प्रशासनिक जो काम होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम होते थे, वो कहाँ होते थे? लाहौर में होते थे। और जो धार्मिक राजधानी, क्योंकि आप सभी को पता है कि अमृतसर के अंदर क्या है? सिखों का पवित्र एक धर्म स्थान जो है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, वो कहाँ पे? अमृतसर में है। इस वजह से महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था? अमृतसर को अपनी धार्मिक कैपिटल बनाया था और लाहौर को अपनी क्या बनाया था? प्रशासनिक कैपिटल, जिसमें जितने भी राजनीति और प्रशासन से रिलेटेड जितने भी काम होते थे वो कहाँ पे होते? लाहौर में होते थे। लाहौर के अंदर रंजीत सिंह ने अपनी एक अदालत खोली थी जिसका नाम था अदालत ए आला। क्लियर? बात समझ में आई? पटियाला नहीं आएगा, कपूरथला नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी बताइए तो वो कौन सी है? अमृतसर। कौन सी है? अमृतसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। मुझे पता है नींद का टाइम हो चुका आप सभी का।
क्या नींद आ रही है आप सभी को? पक्का नींद तो नहीं आ रही? ग्रीन टी मंगवाऊं? जरूरत नहीं है मंगवाने की। चलो तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी से शुभ मंत्र, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, स्मार्ट बोर्ड जी नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए प्लीज। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टू रूलर फॉर द बैटल नियर कन्नौज। निम्नलिखित में से किस दो शासकों ने कन्नौज के निकट युद्ध लड़ा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हुमायूं और मोहम्मद नुहानी, शेरशाह और हुमायूं, शेरशाह और मिर्जा कामरान एंड मोहम्मद शाह एंड हुमायूं। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट? इसका आंसर क्या हो सकता है कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था जिसे हम बिलग्राम का युद्ध, मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ कि इस कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो बताइए कब हुआ था? मैं ये भी बता देती हूँ कब हुआ था। 1540 में हुआ था। अब तो आप बता ही दोगे, अब इतना तो देखो मैंने आपको हिंट दे भी दिया, अब तो आप बता ही देंगे कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। बताइए कब हुआ था? देखिए हुमायूं और सुल्तान मोहम्मद नुहानी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो नाम ही नहीं आता कहीं। हम बात करते हैं शेरशाह और मिर्जा कामरान। शेरशाह और हुमायूं के भाई कामरान के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ था, बस कामरान ने थोड़े टाइम के लिए इसका साथ दिया था। मोहम्मद शाह और हुमायूं, मोहम्मद शाह और हुमायूं भी जो था उसमें कोई भी किसी तरह का कोई नाम आता ही नहीं है। बात समझ में आई? जब हुमायूं करते हैं तो हुमायूं जो था उसके साथ 1539 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। लेकिन हुमायूं दोबारा आया 1540 में कन्नौज के युद्ध में, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। शेरशाह और हुमायूं के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद में शेरशाह भारत का क्या बन गया था? बादशाह बन गया था और हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया गया। हुमायूं कहाँ चला गया था? पंजाब चला गया था। पहले कहाँ पे गया? पंजाब, और वहां से कहाँ चला गया था? काबुल और सिंध में चला गया था। क्लियर? बात समझ में? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में दो युद्ध हुए थे। एक का नाम था चौसा, जो कब हुआ था? 1539 में, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। और उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? जो लास्ट फाइनल युद्ध था जिसे हम कन्नौज या बिलग्राम कहते हैं, 1540 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर जी प्लीज ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। हाँ जी, क्या हम सही हैं ऑनलाइन? बिल्कुल पक्का, देखो मैंने आप पे विश्वास किया है, क्या हम सही हैं? बिल्कुल, गलत तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। हाँ जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मैं आगे तब तक नहीं बढ़ती जब तक मुझे आप ये नहीं बताते कि क्या अभी तक जितना आप सभी को करवाया गया, जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, क्या आप लोगों को वो समझ में आ रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? किसी भी तरह की दिक्कत समस्या है तो बताइए, कुछ भी ऐसा जो आप लोगों को समझ में ना आया हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, What was the main cause of 1857? क्या बात है, क्या क्वेश्चन आया है भाई, इतना मस्त और मजेदार क्वेश्चन आया है। बताइए भाई। हाँ जी, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? क्या था भाई? जनता का आक्रोश था, जनतक रोष, सैन्य असंतोष, ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन एंड ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। हाँ जी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? जनता का आक्रोश, वो तो चलो था ही, वो तो था ही, नॉर्मल सी बात है। लेकिन कारण पूछा गया है, क्या पूछा गया? कारण पूछा गया। सैन्य असंतोष, ये भी था, चलो ये भी आ गया। ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन, ये भी था। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, देखिए देखा जाए तो ये चारों ही ऑप्शन बनते हैं, लेकिन आपसे एक पूछा गया है। तो आप सभी देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य की ये जो पॉलिसीज हैं, जो नीति हैं, उन सब के अंदर ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। जो नीतियां हैं, ब्रिटिश साम्राज्य की जो पॉलिसीज थी, उन्हीं की वजह से जनता में
आक्रोश आया था, उन्हीं की वजह से सैन्य में अंतर। देखो कोई भी पॉलिसी लागू होती तभी तो रोष आता है, गुस्सा आता है। तो जितनी भी पॉलिसीज थी ब्रिटिश साम्राज्य की, उन पॉलिसीज की वजह से तो क्या हुआ था, जनता में गुस्सा आया था, रोष आया था, सैन्य में असंतोष आया था। मिशनरी जो ईसाई जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ईसाई धर्म को फैला रहे हैं, उनकी भी क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। चलो ठीक है, ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की पॉलिसीज। क्योंकि आप सभी को पता है, अभी थोड़े ही जो परसों आपका सेशन हुआ था, उस सेशन के अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 1857 की क्रांति, हम सभी को पता है कि जो 1857 की क्रांति का मेन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस थे। लेकिन कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि इन चर्बी वाले कारतूस जो थे वो तो एक हल्की सी घटना थी, हल्की सी चिंगारी थी। इस चिंगारी को बनने में कितने साल लग गए, 100 साल लग गए। क्योंकि 1757 से लेकर 1857 तक कितने साल हो गए, 100 साल। 100 सालों का जो गुस्सा था अंग्रेजों का, वो कब निकल के आया, 1800 जो 100 सालों का गुस्सा था भारतीयों में, वो कब निकल के आया, 1857 में। वो जो चर्बी वाले कारतूस थे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक अचानक से नहीं हुआ था, इसके पीछे 100 साल लगे थे। इस ज्वालामुखी को बनने में 100 साल लगे थे। बस हमने तो सिर्फ एक चिंगारी दी थी, और वो चिंगारी कौन सी थी, चर्बी वाले कारतूस थे। बात समझ में आई? तो 1857 की रिवॉल्ट का मेन कारण क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य की जो पॉलिसीज थी, सोशल इश्यूज थे, इकोनॉमिकल इश्यूज थे, पॉलिटिक्स इशू थे, ये जो थे ब्रिटिश साम्राज्य की जो थी पॉलिसीज, इनकी वजह से क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। पानीपत की पहली लड़ाई विचकार लड़ी गई थी। हाँ जी, इसका आंसर आप मुझे बताइए कि पानीपत की पहली लड़ाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है सभी ऑनलाइन वाले जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे देंगे। हाँ जी, जल्दी से जल्दी। अरे क्या बात है भाई, लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी इस सेशन को, जल्दी से जल्दी, ताकि आपके जितने भी भाई बंधु साथी संधी हैं वो इस सेशन तक उनको इस जानकारी पहुंचाई जा सके। क्लियर? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? मुझे तो पहले ये बताइए, बैटल ऑफ पानीपत कितने हुए थे? 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा कब हुआ था? कब हुआ था? 1761 में। कब हुआ था? 1556 में और 1761 में। 1761 में 3 हुए थे। आपसे क्या पूछा गया? फर्स्ट बैटल पूछा गया है। तो फर्स्ट बैटल देखिए, बाबर और राणा सांगा के, क्या बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था पानीपत का? नहीं, बाबर और राणा सांगा के बीच में किसका हुआ था? खानवा का हुआ था। शेरशाह सूरी और अकबर, शेरशाह सूरी और अकबर के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। इस बात को आप खत्म कर दीजिए। हुमायूं और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या कोई युद्ध हुआ था? हुमायूं नहीं, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो पहले ही मर गया था 1526 में, और हुमायूं गद्दी पर बैठा 1530 में, तो ये भी नहीं हो सकता। और बचा क्या? बाबर और इब्राहिम लोदी, क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। बाबर को भारत में महाराणा सांगा, आलम खान लोदी, महमूद लोदी, इन सभी ने इनवाइट किया था। देखिए, आज भारत की जो भी कंडीशन आप इतिहास के अंदर देखते हो, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद भारतीय जिम्मेदार हैं। चाहे किसी को भी ले लो, हमने खुद कहते ना, आ बैल मुझे मार, तो वो चीज उन्होंने की थी कि आओ आके तुम भारत सॉरी, आओ तुम भारत को क्या करो, लूटो। बात समझ में आई? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब? 21 अप्रैल 1526 को। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मरने वाला, इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में बनने वाला पहला एक शासक था, पहला राजा था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मरने वाला पहला राजा था। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमीर खुसरो वाज, अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो कौन था? इसे हम क्या कहते हैं? भारत का तोता कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? तोता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है, अमीर खुसरो क्या था? कवि था, हिस्टोरियन था,
म्यूजिशियन था एंड ऑल ऑफ द अबव। बताइए, क्या अमीर खुसरो कवि था? एक व्यक्ति में इतना टैलेंट हो सकता है? क्या आप सभी में है इतना टैलेंट कि आप कवि भी हो, हिस्टोरियन भी हो एंड म्यूजिशियन भी हो, गाना गाते हो आप लोग? जल्दी से जल्दी गाना गा के सुनाइए, जल्दी से जल्दी। हाँ जी, कोई बात नहीं, लिख दीजिए ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखिए अमीर खुसरो एक कवि था, नो डाउट वो कवि था, बिल्कुल सही। अमीर क्योंकि उसने भारत के लिए कुछ कविताएं लिखी थी। हिस्टोरियन इतिहासकार भी था, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसकी किताबें हैं तुगलकनामा। क्या ना किताबें हैं? तुगलकनामा, खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू। बात समझ में आई? और भी बहुत सारी किताबें हैं। क्लियर? संगीतकार भी था, म्यूजिक, क्योंकि इसने क्या किया था? क्या किया था? संगीत के जो सुर होते हैं उनका क्या किया था? आविष्कार किया था। तबले का आविष्कार किया था। क्या किया था? तबले का आविष्कार किया था। वीणा का आविष्कार किया था। क्या किया था? वीणा का नहीं, तबले का आविष्कार किया था। क्या किया था? तबले का आविष्कार किया था। सितार का आविष्कार किया था। क्लियर? बात समझ में आई? ये क्या था? एक कवि था, क्योंकि उसने भारत के ऊपर क्या लिखी है? कविताएं लिखी हैं, इस जैसे इसे हम भारत का तोता कहते हैं। ये इतिहासकार भी था, जिसकी किताबों का नाम है तुगलकनामा, खजाइन फतू, नूहा सिपेहर, आशिका, ये सारी क्या हैं? इसकी किताबें हैं। संगीतकार भी था, क्योंकि इसने सुरों का आविष्कार किया था, तबले का आविष्कार किया था, सितार का आविष्कार किया था। तो ये क्या था? म्यूजिशियन भी था। तो इसका मतलब क्या आएगा? उपयुक्त सभी आएगा। क्या आएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक व्यक्ति में इतना टैलेंट है। क्या हम सभी में इतना टैलेंट है? हम तो पढ़ाई कर लें, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखिए एक मशहूरी आ चुकी है, यही कि आप लोगों के लिए अरोड़ा क्लासेस का टीचिंग प्लेटफॉर्म दोबारा एक मौका लेकर आ रहा है, जिसका नाम है PS टेट का बैच। क्योंकि PS टेट बैच जिन्होंने मार्च में ज्वाइन नहीं किया था, आप लोगों को बच्चों देखो मौके बार बार नहीं मिलते हैं। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, मौके बार बार नहीं मिलते। ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि PS टेट का जो बैच है वो जल्द ही जो है PS टेट का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही आने वाला है। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी जो 11 अप्रैल से जो है इसका बैच शुरू होने वाला है। 12 मंथ्स के लिए क्या है इसकी वैलिडिटी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में से दिया जाएगा। अगर आप इसमें कूपन कोड AC512 यूज करते हैं तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ? तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने पैरों पर और अपने सपने को क्या कीजिए? साकार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोविंग पेयर इज करेक्टली मैच? इन्ना विचों केड़ा जोड़ा सही तरह मेल खाता है? हाँ जी दसो, इसका आंसर क्या आएगा? सही मेल खाता है, सही दिया गया है। आप लोग ना क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान दीजिए प्लीज कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही तरह से मेल खाता है। तो देखिए दीवाने बंदगान, यहाँ पे आपको क्या दिए गए? डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्खरा, दीवाने कोही एंड दीवाने अर्ज। आज के सामने वंश दिया गया है कि क्या इस वंश ने बनाया था। तो देखिए दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जो क्या था? एक दास विभाग था, जिसके अंदर क्या रखा जाता? गुलामों को रखा जाता। क्योंकि आप सभी को पता है कि फिरोज शाह तुगलक दासों का शौकीन था। उसके दरबार में 1,80,000 गुलाम थे, दास थे, नौकर थे। तो वो कहाँ रखता था? दीवाने बंदगान। याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि जो दास होते, जो गुलाम होते हैं, उनको बंदी बनाकर रखा जाता है। दीवाने मुस्खराज, दीवाने मुस्खराज ये किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। यहाँ पे आपके सामने बलबन दिया गया, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं। दीवाने कोही ये हमारे विद्वानों के विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी दिया गया, तो ये भी नहीं है। दीवाने कोही क्या था? ये एग्रीकल्चर से डिपार्टमेंट, खेती बाड़ी डिपार्टमेंट था। दीवाने मुस्खा जो करप्शन को रोकने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। दीवाने अर्ज जो एक सेना आर्मी से रिलेटेड था, किसने बनाया था? बलबन ने। यहाँ पे दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये भी सही नहीं है। दीवाने बंदगान बिल्कुल सही है, किसे? तुगलक ने शुरू किया था, तो ये आपके सामने तुगलक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? क्या मैंने सही आंसर दिया है? बिल्कुल दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में किसका दूसरा नाम देवगुप्त था? हाँ जी,
जो गुप्त राजा हैं, आप सभी को पता है गुप्त राजा कौन है? कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। आप सभी को पता है चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो क्या था? विष्णु का उपासक था, मतलब कि वैष्णव धर्म को मानने वाला था। तो चंद्रगुप्त सेकंड जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो देवगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाए? चंद्रगुप्त सेकंड का जो बचपन का नाम था, असल नाम था वो क्या था? देवगुप्त था। क्या नाम था? देवगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त जिसे भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त जिसे भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन, जिसे किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। कुमारगुप्त जिसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आप सभी ने। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त सेकंड जिसका क्या नाम है? देवगुप्त है। याद कीजिए, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि कुवत इस्लाम मस्जिद के अंदर आंगन में एक लोहे का स्तंभ खड़ा है, लोहे का पिल्लर खड़ा है, जिस पर चंद नाम के राजा की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, वृतांत बताया गया है। तो वो चंद्रगुप्त कौन है? ये चंद्रगुप्त सेकंड है। क्लियर? बात समझ में आई? कुमारगुप्त जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, वापिस एक मशहूरी यूजीसी नेट। आप सभी को मैं एक बार हमेशा यही कहती आई हूँ कि जो स्टूडेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कॉलेज में पढ़ाने का, भाई उनके लिए हम एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आए हैं। एक आपको लोगों को एक अवसर दिया जा रहा है ये बनने का, क्योंकि अरोड़ा क्लासेस का टीचिंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है एक नया बैच, जो यूजीसी नेट हिस्ट्री का बैच है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड जो क्लासेस दी जाएंगी, जिसके अंदर हिस्ट्री की A to Z पूरी ABC करवाई जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे खत्म हुई थी। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए। क्लियर? बात समझ में? इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेशन था, आज के जो क्वेश्चन थे, वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट, आप सभी को मैं हमेशा कहती आई हूँ, कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो मुझे जवाब दे के जाते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, मुझे जरूर बताइए। चाहे जितने मर्जी सही हुए, 1 2 3 4, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप बता के जाइए कि मैम हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लियर? बात समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रीतू मैम, जहां आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लिंक मिलती है, आपके क्वेश्चंस का जवाब मिलता है, आपसे हम बातें करते हैं, कई बार हम बातें भी कर लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको, आप इस लिंक को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी जिंदगी का आनंद लो, साथ ही साथ पढ़ाई भी करो, क्योंकि स्टडी बहुत ही जरूरी है। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ कर। थैंक यू सो मच।